जय हिंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। तो भाई भाई लोग, आप सबकी कैसी चल रही है एग्जाम की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। तो हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, असिस्टेंट आरबीआई असिस्टेंट के जॉब नोटिफिकेशन के रूप में। तो आज इसी के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं और इसकी नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं कि यार, और इसके सिलेबस को देखते हैं या फिर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस वीडियो में कि आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड बी का, सॉरी, आरबीआई असिस्टेंट की जॉब नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। तो चलिए, ये जो आरबीआई है वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम जो है वो आरबीआई के लिए पोस्ट आपके असिस्टेंट रहेगी, जो एक क्लरिकल पोस्ट है। लेकिन ये पोस्ट किसी बैंक पीओ से कम नहीं है, ये दूसरे बैंक के क्लर्क की तरह नहीं है, ये उनसे काफी ज्यादा ऊपर है। और इसका जो एग्जाम लेवल है वो नेशनल है, मतलब ऑल इंडिया, आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया हो सकती है इस एग्जाम्स को लेके। और जो वैकेंसीज है वो जस्ट 450 ही है। ये थोड़ा कंसर्न वाली बात है क्योंकि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट इससे डबल वैकेंसीज थी, मतलब जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था। लेकिन इस बार जस्ट 450। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते इस चीज को लेके। जो वैकेंसीज आई है हमें उसके लिए फाइट करनी है और उसके लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए दिन रात एक करनी है। जो एप्लीकेशन मोड होगा वो आपका ऑनलाइन होगा और जो रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुए हैं वो 4 अक्टूबर तक चलेंगे। जो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी। इन तीनों स्टेजेस को डिटेल में अभी नोटिफिकेशन में देखेंगे। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको फॉर्म फिल करना है। और जो एज लिमिट है वो 20 ईयर्स टू 28 ईयर्स जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। दूसरी कैटेगरीज के लिए वेरी करती है अपने अपने उनका एज रिलैक्सेशन। और इसकी जो सैलरी है, एचआरए डीए सारे पर्क्स मिला के अराउंड 50,000 के अराउंड होती है, जो कि काफी डिसेंट है। तो चलिए अब अपनी एक बार इसकी नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं। तो गाइस, ये है आरबीआई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगी इंपॉर्टेंट डेट्स कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरने हैं, जो हम देख चुके हैं 13 सितंबर से 4 अक्टूबर। जो इसका प्रीलिम्स है वो 23 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को होगा, मतलब 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को 2 दिन प्रीलिम्स होगा। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें जरूर होगा इस एग्जाम में। और जो आपका मेंस है वो 2 दिसंबर में। तो आप एक चीज देखेंगे कि आज से प्रीलिम्स 30 से 40 दिन बाद है, और फिर प्रीलिम्स के 30 से 40 दिन बाद मेंस आपका। तो आपका लगा लीजिए सिर्फ 2 से 3 महीने में आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा आरबीआई असिस्टेंट का। और आपके 6 महीने के अंदर अगर आपका सब कुछ सही होता है भगवान की दया और आपकी मेहनत से, तो आपके हाथ में आरबीआई असिस्टेंट की जॉब लेटर होगा। तो इस नोटिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं और यहाँ आते हैं वैकेंसीज पे। तो भाई ये देखिए, ओवरऑल वैकेंसीज है 450, और जो ये 11 है वो है बैकलॉग्स। मतलब पिछली बार जब भी एग्जाम हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का तो एक 11 वैकेंसीज पिछले बार नहीं भरी गई थी, किसी कारणवश किसी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं करा या कुछ भी हो सकता है, किसी अन्य रीजन के वजह से कि 11 वैकेंसी नहीं फिल हुई। तो इन 11 वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड करा गया है और इस बार नोटिफिकेशन में लाया गया है। तो ये अलग अलग रीजन की वैकेंसी है। जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है वो आई है मुंबई रीजन में, और दिल्ली रीजन में इसकी वैकेंसी है 28, बेंगलुरु रीजन में 58। तो आपको रीजंस में, ये रीजंस में वैकेंसीज क्यों बटी हुई है, क्योंकि एक कैंडिडेट किसी एक रीजन से ही फॉर्म को फिल कर सकता है, चाहे वो आप अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल। फॉर्म फिल करते वक्त आपको एक रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको उस रीजन की लैंग्वेज भी आनी चाहिए जो आपके स्टेज 3 में काम आएगी। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे नोटिफिकेशन को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए अब नोटिफिकेशन को आगे चलते हैं। ये सारा पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया वगैरह रिजर्वेशन वालों के लिए, मतलब ये बेसिकली हर एक एग्जाम में सेम होता है। तो हम इतना भी डीप में नहीं पढ़ेंगे नोटिफिकेशन को कि हमारी वीडियो कुछ आधे पौने घंटे की बन जाए। ये आप देख लेना जो भी थोड़ा बहुत जरूरी है। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं कि आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ये सब पढ़ लेना। नॉर्मली एज क्राइटेरिया आपकी एज 20 से 28 साल होनी चाहिए। लेकिन
एज क्राइटेरिया आपको 20 से 28 साल तो देखना ही देखना है। जो ये दो डेट दी हुई है, इससे आप अपना एज का अंदाजा लगाइएगा कि 2 सितंबर 1995 टू 1 सितंबर 2003, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर 2003 है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप एक दिन बड़े हैं गिवन डेट से। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिल कीजिएगा। और ये अलग अलग रिजर्वेशन वालों के लिए रिलैक्सेशन है एज में। अब इसके बाद हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बेसिकली जस्ट आपको इसमें एक ग्रेजुएशन डिग्री मांगी हुई है। वो कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होगी, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप बी कॉम एम कॉम बी टेक या किसी से ऐसे से होने चाहिए। कोई भी एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जिसपे आपके 50% मार्क्स या उससे अबव होने चाहिए। इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि 49.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 50%, मतलब 0.01% का भी वो मार्जिन नहीं लेके चलेंगे। अगर आपके 50% से नीचे है तो आप इस पोस्ट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए हम आगे और देखते हैं। ये है सिलेक्शन स्कीम, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें जो सेक्शन कट ऑफ होती है, अगर हम लास्ट ईयर के पैटर्न देखें जो सेक्शन कट ऑफ के है, वो 10 to 11 के अराउंड होती है। ये मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ, अलग अलग कैटेगरी में इससे थोड़ी कम वेरी करती है। ये 10 to 11 के अराउंड, मतलब हर एक सेक्शन में आपके कम से कम मिनिमम इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए। फिर उसके बाद चाहे फाइनल कट ऑफ में कितने भी और, प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते। और जो भी फिर प्रीलिम्स की फाइनल कट ऑफ को क्लियर करता है, वो मेंस एग्जामिनेशन में जाता है। मेंस एग्जामिनेशन ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर करा जाता है, मतलब मेंस के जो मार्क्स होंगे वही फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर करे जाएंगे। मेंस 5 सेक्शनों में डिवाइड होता है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें जो सेक्शन कट ऑफ होती है वो होती है 14 मार्क्स की, और ये फिक्स होती है कि आपको हर एक सेक्शन में 14 नंबर तो लेके ही आने हैं। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, इसमें फाइनल कट ऑफ जो होती है वही आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर करी जाती है। और उसी के बाद आपका होता है लेवल स्टेज 3। ये भी मतलब क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब ये इतना काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है स्टेज, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये स्टेज है क्या। इसमें बेसिकली आपको उस जिस रीजन से आप अप्लाई करते हो उस रीजन की लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए, इस उस चीज़ का टेस्ट होता है। स्पोकन और रिटन, मेजरली स्पोकन लैंग्वेज होता है, और रिटन आपको ये दोनों आनी चाहिए। और कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी लैंग्वेज है, तो वो चीज़ देखेंगे। और आप अगर अपने होम टाउन से ही फील करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ की लैंग्वेज आती होंगी। आप न्यू दिल्ली के होते हुए मुंबई का फॉर्म फिल करेंगे, चलो वो चीज़ अभी देखेंगे, जब आप दूसरे दूसरे रीजन की क्या क्या लैंग्वेज है वो चीज़ जब आएगी तब देखेंगे। तो ये बेसिकली जब एग्जाम के बारे में है कि 1/4 ऑफ मार्क्स डिडक्टेड फ्रॉम 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के बाद बुलाई जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। इस नोटिफिकेशन में इतना कुछ नहीं, एग्जाम सेंटर्स के बारे में है। पे स्केल आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 20,700, और पर्क्स वगैरह लगा के जो आपका अलाउंस बनेगा वो बने, ग्रोस सैलरी बनेगी, वो बनेगी 47,849, जो कि विदाउट एचआरए होगी। और ये नेट अगर इसका देखें तो 45,000 के अराउंड बनेगी। अगर आपको एच आर ए क्वार्टर अलॉट हो जाता है तो आपका एच आर ए डिडक्ट हो गया आएगा, मतलब आपकी सैलरी इतनी आएगी। अगर आपको एच आर ए के साथ मिलती है तो समथिंग आपको हाथ में आपकी सैलरी 50,000 के अराउंड आएगी। ये आपके पर्क्स वगैरह हैं जो आपको सैलरी के साथ ही मिलेंगे। जोन, बेसिकली आपको इनके जोन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप न्यू दिल्ली रीजन से अप्लाई करते हैं लेकिन आप है मुंबई के, तो अब आपको शुरुआत में अगर न्यू दिल्ली मिल भी जाता है, लेकिन फिर आपको ट्रांसफर के वक्त आपको महाराष्ट्र या वो जोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रांसफर होते हैं उसमें क्लियरली मेंशन है जो ट्रांसफर होंगे ना वो जोन वाइज ही होंगे। मतलब अगर आपने न्यू दिल्ली के से रीजन में आपको जॉब मिल जाती है
आरबीआई असिस्टेंट की, तो आप इन्हीं जो रीजंस है इन्हीं में ही एलिजिबल होंगे ट्रांसफर्स के लिए। आप दूसरे जोन, इंटर जोन ट्रांसफर्स नहीं ले सकते। तो ये चीज़ भी ध्यान में रख के फॉर्म को फिल कीजिएगा कि आप अपने जोन के अंदर ही फॉर्म को फिल करें। आप अपने होम टाउन से फिल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, लैंग्वेज भी आपको आती होगी और आपका ट्रांसफर वगैरह सब कुछ ही आपके सराउंडिंग्स में ही होगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं, ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है 450 प्लस 18% जीएसटी, जो कि और दूसरे एग्जाम से थोड़ी कम है। जैसे एसबीआई पीओ में 750 या आईबीपीएस पीओ में 850 लेते हैं, उनसे थोड़ा कम है। और उसके बाद आगे चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर के, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ये तो सब जानते ही होंगे। अब जरा थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा ये इतना कुछ नहीं है। ये फोटोग्राफ, आप फोटो इमेज लगानी है, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको फॉर्म स्कैन करके आपको फॉर्म के फिल करते वक्त हैंड रिटन नोट आप अपनी ही हैंड राइटिंग में लिखिएगा, किसी और से मत लिखवाइएगा। कई बार ये भी चीज़ प्रॉब्लम दे जाता है फाइनल सिलेक्शन के वक्त। ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये कुछ नहीं है, ये हमारे काम के नहीं है। हाँ ये देखिए, ये आ जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ये लैंग्वेजेस अगर आप किसी रीजन से, जो भी रीजन से, जैसे अगर आप न्यू दिल्ली रीजन से भरते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। लेकिन अगर आप न्यू दिल्ली रीजन में रहते हैं और आपने मुंबई रीजन से फॉर्म भर दिया, क्योंकि यहाँ की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है 101 समथिंग के अराउंड, तो आपको मराठी या कोंकणी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती तो अगर आप प्रीलिम्स या मेंस दोनों क्लियर कर लेंगे लेकिन आप एलपीटी में बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एलपीटी इजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। तो अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है तो आप जहाँ जहाँ हिंदी है आप उन्हीं रीजन से फॉर्म फिल करिएगा। किसी और रीजन पे आप बेसिकली अगर आप अपने होम टाउन से फॉर्म फिल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये एग्ज़ाम सेंटर है, अलग अलग सिटी में कहाँ का एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है। तो चलिए अब थोड़ा उन चीज़ों को देखते हैं जो इस नोटिफिकेशन में हमें गिवन नहीं है, वो क्या क्या है। ये बेसिकली ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। कट ऑफ्स के बारे में बात करते हैं, जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई है। ये देखिए, प्रीलिम्स की कट ऑफ है। प्रीलिम्स की कट ऑफ अलग अलग रीजन की ऑलमोस्ट 90 के अराउंड है सबसे, सबकी कट ऑफ, और सबकी ऑलमोस्ट 80 प्लस तो हर एक कैटेगरी की है, जनरल की थोड़ी 90 के अराउंड है। तो प्रीलिम्स कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, इसलिए मैं आपको एक फ्री प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट अपने डिस्क्रिप्टिव नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फ्री मॉक टेस्ट का लिंक। आप उस पर जाके एक बार एक प्रीलिम्स का फ्री मॉक टेस्ट दे के देखिए कि आप कितने पानी में, आपके क्या स्कोर बन रहे हैं। जो जो मैंने लिंक डाला है वो मैंने भी दिया था, तो मेरा जो स्कोर बना उसमें उसमें बना 85 आउट ऑफ 100, मतलब मेरे 85 क्वेश्चन करेक्ट थे आउट ऑफ 100, और सिर्फ दो क्वेश्चन रॉन्ग थे मेरे। तो मेरा ये स्कोर रहा था। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको ये फॉर्म फिल करना है या नहीं। मेरे हिसाब से फॉर्म तो फिल कर दीजिएगा। और क्योंकि इसमें कोई सिलेबस जो है वो आपका जो और दूसरे बैंकिंग एग्जाम का है वही ये है, कुछ ऐसा अलग नहीं है, और सारे एग्जाम सब लाइंड अप ही है। लाइंड अप देखे तो अब आपका आईबीपीएस का भी एग्जाम है, एसबीआई का भी है, एसएससी सीजीएल का मेंस भी है। जो बच्चे ऐसे प्रिपेयर करना, दोनों का प्रिपेयर कर सकते हैं, कई बच्चे होते हैं जो दोनों का साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं खुद एसएससी सीजीएल से सिलेक्टेड हूँ 2022 में ऑन टैक्स असिस्टेंट पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स, लेकिन मैंने बैंक भी दिया है अपनी लाइफ में, और मैंने आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाला हुआ है, एसबीआई का प्रीलिम्स निकाला हुआ है। तो कई काफ़ी बच्चे हैं जो दोनों चीज़ प्रेफर करते हैं। डीडीए का, एएसओ का भी एग्जाम है, तो सारे काफ़ी एग्जाम लाइंड अप है और इन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा हाई कट ऑफ देख के फॉर्म, और ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है बेसिकली। तो आप एक फ्री मॉक टेस्ट लगाइए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उसका। फिर उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये फॉर्म फिल करना है या नहीं। ये आपकी मेंस की कट ऑफ है। आप देखिए 100 में से आपको इतने इतने नंबर चाहिए, लेकिन आपको मेंस में जस्ट कितने नंबर चाहिए, कुछ भी नहीं, 120 130, मतलब 60% के अराउंड आपको मेंस में स्कोर करना है। लेकिन प्रीलिम्स में आपको 90% के अराउंड स्कोर करना है, क्योंकि कंपटीशन हाफ से भी कम हो जाता है मेंस में जो प्रीलिम्स में होता है। तो बेसिकली यही है। प्रीलिम्स के बाद
प्रीलिम्स के बाद होता है आपका एलपीटी। एलपीटी मैंने आपको बता ही दिया कि आपको उस रीजन की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर, फिर मिठाई बांट दीजिएगा अपने सहपाठियों पे। तो आइए अब थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं। ये प्री का सिलेबस है और ये मेंस का रीजनिंग का। अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग, ये बेसिकली वही सेम सिलेबस है जो सारे बेसिक बैंक एग्जाम में होता है और उनमें होता है। एसएससी, सीजीएल या किसी भी बैंकिंग एग्जाम में यही सेम सिलेबस होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। बस मेंस में ये तीन और टॉपिक ऐड हो जाते हैं, डाटा एफिशिएंसी, मशीन इनपुट और लॉजिक रीजनिंग। ये भी कुछ ऐसा हैवी सिलेबस नहीं है जो आपने नहीं पढ़ रखा होगा, आपने सब पढ़ रखा होगा। बेसिकली आपको बस इनमें थोड़ी हाई कट ऑफ जाती है, वो प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएगी, मॉक टेस्ट देने से सॉल्व हो जाएगी वो चीज़ भी। अब मैथ में देखें तो मैथ में ये भी तीन चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। स्पीड मैथ्स, मतलब बेसिकली आपको एक कैलकुलेशन आनी चाहिए स्पीडली, और ये अर्थमेटिक, और ये डीआई। डीआई कह लीजिए, एडवांस मैथ कह लीजिए, एक ही बात है। तो बेसिकली ये सेम सिलेबस हर एक एग्जाम में होता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो बेसिकली आपको यही सब आरबीआई असिस्टेंट में जो सारा सिलेबस है वो प्रॉपर हर हर एक एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में यही होता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता इस एग्जाम का। और असिस्टेंट लगने के बाद अगर आप असिस्टेंट, आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है और आप असिस्टेंट तक पहुंच जाते हैं, असिस्टेंट लगने के बाद आपका अगर अगला जो प्रमोशन होगा, मतलब प्रमोशनल एग्जाम देने के बाद जो प्रमोशन होगा वो होगा आपका ग्रेड ए, और फिर उसके बाद होगा ग्रेड बी। मतलब हाँ, आप असिस्टेंट लगने के बाद भी ग्रेड बी पे भी पहुंच सकते हैं, जो कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम होते हैं। जो स्टूडेंट डायरेक्टली ग्रेड बी पे लगते हैं, आप असिस्टेंट के थ्रू भी वहां तक पहुंच सकते हैं। बस आपको यहाँ तक पहुंचने में 5-6 साल लग जाएंगे। तो बेसिकली अभी यही है सब, बस कि आप अपनी मेहनत से, प्रिपरेशन से लग जाइए। और आपके पास 35 डेज है टोटल प्रीलिम्स के लिए। अब आपको इन 35 डेज को ऐसे ट्रीट करना है, मतलब आपकी एफिशिएंसी 2 गुना बढ़ानी है, कि आपको लगे कि हाँ, मैं हमारे पास 70 दिन है अब काम करने के लिए। तो आपको अपनी एफिशिएंसी को 70 दिन बढ़ाना है, और लग लग के बिल्कुल बिल्कुल लग के मेहनत करनी है। और मेहनत मतलब प्रैक्टिस करनी है आपको। जस्ट दिन में 2-2 3-3 मॉक लगाइए, तो बिल्कुल ये एग्जाम भी आप बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो आई होप आपकी क्वेरीज आरबीआई सेशन से रिलेटेड सारी इस वीडियो में सॉल्व होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। एंड शुभ रात्रि। थैंक यू।